Hello everybody and welcome back to STPG Academy. Myself Ram Upadhyay and I'm back with the MU Triple E 2023 पेपर सोल्यूशन। जी हाँ, आज आपका MU ट्रिपल 2023 का पेपर खत्म हुआ है और यस मैं वापस आ गया हूँ MU Triple E 2023 के पेपर का डिस्कशन लेके। जी हाँ, केमिस्ट्री का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री के अंदर मेरा वाला पार्ट जो है आपका फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो यस, इस वीडियो के अंदर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बीच जो डिस्कशन हो रहे होंगे कि क्या पेपर का लेवल है, ठीक है, बेसिकली पेपर कैसा आया था। और यस, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन रेप किए, जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। और इस वीडियो के बाद आप सभी अपने आंसर्स की को जरूर मिलाइएगा और उसके बाद इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आंसर को मिला के अपने रिस्पॉन्सेज को जरूर शेयर कमेंट डाउन करिएगा कि यस सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने इतने मार्क्स का स्कोर कर लिया है। सो यस, इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, उसके हम वीडियो सॉल्यूशंस भी लेके आए हैं जिसके अंदर हम चेक भी करेंगे कि यस ये ऑप्शन अगर सही है तो कैसे है, और ये आंसर की आपको मिलेगी, आप एब्सोल्युटली इससे मिला सकते हैं। ठीक है, ये पूरी रिसर्च के बाद वीडियो बनाई जा रही है तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा। सो निश्चिंत रहिए और इस आंसर की को फॉलो करके आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्कोर को शेयर कीजिएगा जरूर हमारे कमेंट डाउन में। एंड यस, एज यूजुअल पीवाईक्यू बहुत काम आया है और मैं जगह जगह बताऊंगा कि जहां मेरे कराए हुए पीवाईक्यू बहुत काम आए। इवन डायरेक्ट सवाल बहुत हाइब्रिडेशन में निकालना सिखाया, हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो यार अब हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे यस ये किस टॉपिक से कहां से था। एंड यस, जिन्होंने मेरा हॉट टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा, यार तुम सबके लिए तो मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया था, वो हॉट टॉपिक से ही देखो। जो जो मैंने टॉपिक्स लिखवाए थे वो टॉपिक से डायरेक्ट सीधे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो और हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला सवाल पूछा गया था, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन, है ना। हाइड्रोकार्बन का डीकम्पोजिशन का इक्वेशन हमको दिया गया था जो था K इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 e टू दी पावर 2 माइनस 2 8 000 K बाई टी एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू पूछी गई थी। यार बहुत सिंपल है, जिन्होंने मेरा केमिकल काइनेटिक्स वाला पीवाईक्यू देखा है तो उसके अंदर मैंने इस टाइप के सवाल करा रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी और वो क्या थी, वो था आपका रेट कांस्टेंट और इसका रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी का, जो था K इज इक्वल्स टू ई टू डी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, सबने पढ़ा है। अब जरा इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे ना तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी कि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो दी है ई ए बाई आर की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2000, सॉरी कितना है, 28,000 है, 28,000 है। तो यहाँ से अगर ई ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 28,000 इंटू आर। अब आर की वैल्यू यार सबको पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू 8.314। तो जब आप ये को मल्टीप्लाई करोगे 28,000 मल्टीप्लाई बाई 8.314 तो यू विल गेट द आंसर 232,792 जूल पर मोल। लेकिन यहाँ आंसर किलो जूल पर मोल में है तो कोई बात नहीं है, जब आप इसको किलो जूल में कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 232.792 किलो जूल पर मोल। अब देखो इसी को राउंड ऑफ करके उसने क्या किया, देखो 7 है, इसको राउंड ऑफ करके इसने क्या किया 232.8, तो ये वाला आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा 232.80। देखो 232.80 यानी ऑप्शन नंबर सी। यस एब्सोल्युटली, पहले नंबर का सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट का सी जिस बच्चे ने मारा होगा उसने इस सवाल को इजीली टैकल कर लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। अरे बहुत आसान सवाल है यार, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज, जब मैंने क्या कराया था, पीरियड टेबल वाला सेशन कराया था, याद करो। मैंने उसमें आयोनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको निकालना सिखाया था। आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से गैसेस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी पूछा गया है। तो यार बहुत आसान सा सवाल है और इसका आंसर आई थॉट कि आप सभी मार चुके होंगे और इसका आंसर होगा आर्गन का सबसे ज्यादा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे ज्यादा होगा आर्गन का, फिर होगा सल्फर, सेलूरियम और फिर कैल्शियम और फिर बेरियम, लास्ट में आएगा बेरियम। मतलब सबसे पहले आर्गन, सेलूरियम, आर्गन, सल्फर, नहीं पहले होता है आर्गन फिर सल्फर। देखो आर्गन, सल्फर, यस, और फिर क्या आएगा तुम आपका, फिर आएगा आपका सेलूरियम, फिर कैल्शियम, बेरियम, डी। यस एब्सोल्युटली 2 का डी। यार मुझे रीजन समझने की जरूरत नहीं है, आई थॉट कि बहुत अच्छा बहुत सिंपल सवाल था पीरियड क्लासिफिकेशन से और आपने कर लिया होगा। यस इसका 2 का डी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है एक कंपाउंड डीकंपोजेस टू फॉर्म एक्स एंड वाई। ठीक है, और द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एट, ठीक है, और रेट कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। अरे यार बहुत सिंपल सवाल है, बोल दिया कि एक कंपाउंड है जो कि एक्स है ना टू फॉर्म डीकंपोज हो रहा है टू फॉर्म वाई टू जेड। ठीक है,
और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। किसको? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत सिंपल है। के की वैल्यू देखो दे दी गई है, सीधे के की वैल्यू दी हुई है 0.40 और हमसे हाफ लाइफ पूछा गया है। ओहो हो यार, आप सभी ने पढ़ा है हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और वो टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्या बात है सर, 0.693। देखो सीधे सवाल आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स, जाके मिला लो यार। ये वाला सवाल इक्वेशन वाला एकदम मैंने करा रखा है ऐसे टाइप के सवाल। तो आप इसको क्या करोगे? 0.4 डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट एन आंसर 1.54। तो यस, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो होगा 1.54 सेकेंड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसिस इज 13.8 किलो जूल per mole. The value of Kc is at 298, सॉरी कहाँ गया? यस 298 केल्विन। यस ठीक है, हमसे ये पूछा गया और दिया हुआ देखो ग्लूकोज का डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, और आपने ये चीजें पढ़ी है कि डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में क्या रिलेशन होता है? अरे यार आपने तो ये चीज पढ़ी है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो माइनस आर टी अपॉन एल एन के सी होता है, सबको पता है। तो अगर मेरे को यहाँ से एल एन के सी चाहिए तो आई राइट इट एज माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रख दो, आर की वैल्यू तुमको पता है, और डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है यार, कितना दिया हुआ है कर लो 13। देखो यहाँ क्या लिया है 13.8 किलो जूल, तो पहले ना इसको जूल में रख लो, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में जूल रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 13,800 हो जाएगा, और डिवाइड किससे कर दोगे? डिवाइड कर दोगे 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 केल्विन। तो एल एन के सी की वैल्यू आएगी ये पूरी, और जब आप इसको एंटी लॉग लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि के सी यहां से जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो यू विल गेट द सिंपल आंसर जो है 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो यस, इसमें चेक कर लो 3.8 10 टू पावर -3 वाला कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है के सी। यस 3.8 10 टू पावर -3, तो यस 4 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए थे, कोई इतना टफ सवाल भी नहीं आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि द मोल ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ NH4OH रिएक्ट विद मोल ऑफ HCl इज। अब देखो यहाँ देखो, ये सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, इसको चेक कर लो। देखो NH4OH जब 1 मोल ऑफ NH4OH 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो हमसे पूछा है कि कितनी एनर्जी, कितनी हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो चेक करो कि NH4OH और HCl, NH4OH क्या है? एक वीक बेस है, ये सबको पता है। हाँ सर बिल्कुल, ये तो पता है। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपने ये चीजें पढ़ रखी है कि सर जब स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं ना, तो इनके रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होती है वो 13.7 किलो कैलोरी होती है। ये बराबर होती है, इतनी बराबर इनके टाइम हीट रिलीज होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जाहिर सी बात है सर कि इनके में जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो लेस देन होगी किससे? 13.7 किलो कैलोरी से। तो बहुत सिंपल सवाल था, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमेशा कम होता है जब भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी था। एक थ्योरेटिकल सवाल था, आपको पता होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ CFSC डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यस, मैंने हॉट टॉपिक के अंदर, अरे जाके देखो तो सही, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैंने हॉट टॉपिक के अंदर साफ साफ ये चीज लिखवा दी थी कि अगर कोऑर्डिनेशन का पार्ट से सवाल आएंगे तो वो CFSC से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप CFSC कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। चलिए अब अगर देखूं तो यहां से चेक करो, हमसे बोला है कि डेल्टा ओ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इनका ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर किसका CFSC ऑक्टाहेड्रल CFSC ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सवाल है, देखो इसमें चेक करो। सबसे पहले जो हमारे कंपाउंड लिखे हैं, कंपाउंड क्या लिखे हैं? CrNH3 6 टू दी पावर 3+। अगला कंपाउंड है रुदीनियम, ठीक है, NH3 6 टू दी पावर 3+। और अगला है इरिडियम और NH3 6, और इसका 2 दी पावर 3+ है। इसमें चेक करो तो देखो लाइगेंड सब में सेम है, लाइगेंड तो सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट की वैल्यू देखो हर एटम पे अलग अलग है। यस यू कैन सी हियर कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ से चेक करोगे देखो तो इरिडियम की जेड इफेक्टिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद रुदीनियम की है, फिर किसकी है? क्रोमियम की है। तो यस, सबसे ज्यादा इरिडियम का होगा, फिर होगा रुदीनियम का, और फिर होगा क्रोमियम का। समझे? मतलब थर्ड का सर सबसे ज्यादा, फिर होगा सेकेंड, फिर होगा फर्स्ट। मतलब बहुत सिंपल सा ऑर्डर है, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। तो चेक कर लो, थर्ड सेकेंड फर्स्ट डी। यस एब्सोल्युटली,
सो अब सवाल कहोगे सर कि इसमें जेड इफेक्टिव क्या मतलब था? अरे यार, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपने पढ़ा है, तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSC ऑक्टाहेड्रल, पता है? यस, मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मेटल पे, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो देखो इरिडियम में, रुडीनियम में और Cr+3 अगर इसमें चेक करोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इरिडियम का है। फिर क्योंकि इरिडियम नीचे आता है ना यार, तो जो डाउन ग्रुप होते हैं उसका होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर का ज्यादा होता है, फिर रुदीनियम है, फिर क्रोमियम है, इसीलिए जेड इफेक्टिव इरिडियम का ज्यादा, फिर रुदीनियम, फिर क्रोमियम, इसलिए थर्ड, सेकंड और फर्स्ट होगा। तो यस, 6 का डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 0.05 ml। अच्छा देखो, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से आप अगर देखोगे तो यहां से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर भी यहाँ 0.05 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 0.0 पर ml लिखा है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.05 ग्राम, ये तो सबको पता है। चलिए, अब ये चीजें सबको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होता है। वन मोल ऑफ वाटर में ग्राम कितना होता है? पानी का होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर मैं 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में चेक करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे? 0.05 डिवाइडेड बाई 8। तो नंबर ऑफ मोल्स जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 0.027 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहां आ गए, तो यानी कि अब अगर 0.05 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो मैं नंबर ऑफ मोल्स, आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल का फार्मूला क्या है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल का फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं 0.05 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालता हूं तो मोल आया 0.0027, और मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं आ जाएगा? जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 1.66 इंटू 10⁻21। अब मिला लो, तो देखो 7 का ए, यस एब्सोल्युटली 7 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें है 1.66 इंटू 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अगला दिया गया है कि व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम H2 एंड 8 ग्राम ऑफ N2, अच्छा सा, एट 273 केल्विन इन अ 5 लीटर वेसल। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ 5 लीटर का वेसल है, ठीक है। मास दिया हुआ है अलग, किसका? मास ऑफ H2 जो दिया हुआ है 2 ग्राम, और मास ऑफ N2 जो दिया हुआ है कितना? 8 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर वैल्यू दी गई है 273 केल्विन। अब आपने चीजें पढ़ी है PV इक्वल्स टू nRT, क्या बात है सर। तो यहां से अगर प्रेशर पूछा है तो nRT डिवाइडेड बाई V। अब यहां देखोगे तो सर इंडिविजुअल मोल नहीं गिवन है, यहां 2 का दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, मतलब यहां आपको सबसे पहले तो टोटल मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन टोटल मोल हो जाएगा, क्या बात है। मतलब इंडिविजुअली सबसे पहले सबका तो मोल निकाल लो। तो अगर H2 का 2 ग्राम दिया हुआ है तो H2 क्या, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो मोलार मास डिवाइडेड बाई क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास भी 2 ही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू यहां देखो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और सिमिलरली अगर इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 28, है ना, क्योंकि 8 ग्राम दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 28 करोगे तो इंडिविजुअल मोल जब आप निकालोगे तो कितना होगा? अगर 8 को आप 28 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 0.28। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.28। तो n टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.28। टोटल मोल तो इतना आ गया सर। चलिए अब प्रश्न निकालने के लिए टोटल मोल आ गया 1.28। आर की वैल्यू, अरे यार अब आर की वैल्यू किसको नहीं पता? आर की वैल्यू तो सबने रट ली होगी, ठीक है। तो इसको देखो सेम यूनिट में रखना है, तो आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, क्या रखना है आपको? यहाँ देखो आर की वैल्यू दी हुई है, रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0.0821, क्योंकि एटीएम में चाहिए हमको। और टाइम कितना है भाई? टाइम है 273, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 5। जब आप इस पूरे डेटा को सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट समथिंग एन आंसर सी जो आएगा 5.71 एटीएम के बराबर। सो यस, 8 का ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिया हुआ वेपर डेंसिटी ऑफ a gas is 11.2। वेपर डेंसिटी ऑफ a gas is 11.2, है ना। आपसे ये पूछा गया है कि वॉल्यूम बताओ 1 ग्राम इसी गैस का एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करेगा। बहुत सिंपल सवाल है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखो सबको पता है, ये रिलेशन तुमने पढ़ रखा है कि
वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये सबने पढ़ा है। तो यहां से अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं उस गैस का तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब वेपर डेंसिटी 11.2 है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का कितना हो जाएगा, 22.4। ये तो सबको पता चल गया। अब देखो, अब बोल रहा है कि 22.4 ग्राम, है ना। अगर मैं एसटीपी पे बात करता हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 22.4 ग्राम जो गैस है वो ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4, ये सबको पता है। तो अगर 1 ग्राम का पूछा जा रहा है तो 22.4 अपॉन 1 कर देंगे, मतलब 1 ग्राम में 22.4 लीटर ही होगा। कितना होगा, सॉरी मैं भी क्या करता हूँ यार, हाँ यस यस, देखो अब देखो इसका ऐसे समझना कि 22.4 ग्राम में 22.4 लीटर ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर यहाँ 1 ग्राम पूछा गया है तो 22.4 लीटर तो है और 22.4 ग्राम भी है। तो अगर 22.4 ग्राम में 22.4 लीटर रहा है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 1 होगा। अरे यार अब यहाँ देखो, अगर 11.2 होता तो मैं क्या करता, 22.4 और अपन क्या करता, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 11.2। क्लियर है। तो अगर 1 ग्राम पूछा गया है तो 22.4 अपॉन 22.4, तो सॉरी इसमें वॉल्यूम एक बार और डिवाइड करता हूँ ना, ओहो, तो इसमें वॉल्यूम कितना होगा, इसमें देखो इसमें वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 1, सो यू विल गेट 1 लीटर एज अ वॉल्यूम। सो 1 लीटर ऑप्शन है यस, तो 9 का सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। अब देखो यार बहुत सिंपल सवाल, वैंट हॉफ फैक्टर, याद करो ये सवाल वैंट हॉफ फैक्टर से सॉल्व होगा। एंड यस एक बार और मेरा हॉट टॉपिक अगर किसी ने देखा है तो मैं सॉल्यूशन के अंदर ये चीज लिखवाया हूं कि सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ वैंट हॉफ फैक्टर पढ़ो। और देखो ये सवाल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी है और वैंट हॉफ फैक्टर भी इसके अंदर मिला के पूछे, ये सवाल वैंट हॉफ फैक्टर से ही सॉल्व होगा। आओ दिखाता हूं कैसे। देखो यहां बोला गया है कि ग्लूकोज है और है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और अगला है बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये तीनों का कंसंट्रेशन तो इक्विमोलर है, मतलब कंसंट्रेशन तो सेम हो गया। और हमने पढ़ा है कि पाई इज इक्वल्स टू ICRT होता है। अब देखो कंसंट्रेशन भी सेम, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, मतलब सर ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा डिपेंड करेगा I पे। I क्या है, I मतलब है वैंट हॉफ फैक्टर। क्या बात है सर, मतलब अब यहाँ हम आई की वैल्यू चेक करेंगे, हाँ जी आई की वैल्यू चेक करेंगे। तो अब देखो ग्लूकोज तो क्या है, सबसे वीक होता है, तो ये तो सबसे आखिरी में रहेगा, ये तो सबको पता चल गया, बहुत बेसिक है, ग्लूकोज सबसे आखिरी में रहेगा। हमको चेक करना है सोडियम और बेरियम में, और आई जो है वो सीधा क्या होता है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन के लिए n के बराबर हो जाता है, जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड। n क्या होता है, अगर देखो इक्विमोलर सॉल्यूशन हो ना तो i n के बराबर हो जाता है। और पाई पाई यहाँ क्या हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम हो गया और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, सीधे आई पे, और आई डिपेंड करेगा सीधे एन पे। एन क्या है, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड। अब NaCl में चेक करो तो NaCl में कितनी आई की वैल्यू होगी, क्योंकि NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसमें सिर्फ 2 होगी, यानी NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी। और अगर BaCl2 की बात करूं तो ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, मतलब इसके लिए आई की वैल्यू 3 होगी। वाह वाह, यानी BaCl के लिए आई की वैल्यू 3, NaCl के लिए आई की वैल्यू 2। तो अब खुद बताओ ना, सबसे ज्यादा किसका होगा, BaCl, फिर किसका होगा NaCl, फिर किसका होगा ग्लूकोज, यानी 10 का A इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि BaCl की वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 है और सोडियम क्लोराइड NaCl की वैंट ऑफ फैक्टर वैल्यू 2 है, और ग्लूकोज तो सबसे वीक होता है इसलिए सबसे आखिरी में होता है वो। क्लियर हो गया, यस 10 का A इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला बोला गया है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अगला सवाल है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, अरे बहुत सिंपल है, एफ सेंटर। एफ सेंटर याद करो, फिर से सवाल आ गया मेरे हॉट टॉपिक वाला, अगर वीडियो आपने देखा है तो मैंने उसके अंदर ये टॉपिक आपको दे रखा था, सजेस्ट कर रखा था कि अगर सॉलिड स्टेट से बेटा सवाल आएंगे ना तो वो डिफेक्ट से आएंगे, और ये डिफेक्ट का ही सवाल है। और यस अगर आपको ये पढ़ी होगी थी तो आपको ये चीज पता होंगी कि यस एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, कलर आता है वहां। तो यस 12 का सी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वेल व्हेन एल्यूमिना इज हीटेड विथ कार्बन इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर द प्रोडक्ट्स आर, अरे बहुत सिंपल सा सवाल है यार, देखो इसका रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3
डॉट 2H2O, इसी को एल्यूमिना बोलते हैं। अब जब अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ कार्बन के साथ, तो हम 3C लेते थे प्लस N2 लेते थे, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। जब इसको हीट करते थे तो हमको 2Al क्या मिलता था, 2Ln मिलता था, प्लस साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता था और साथ में 2H2O मिलता था। तो क्या मिलता है, Aln और CO। सिंपल सा था, सवाल पूछा था, अगर आपने रिएक्शन ये पढ़ा होता तो 13 का B इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिर्फ इस रिएक्शन को आपको याद रखना था। अगर आपने इस रिएक्शन को याद रखा रहता तो ये सवाल इजीली करके आते। एंड हैट्स ऑफ टू यू एवरीबडी जिसने इस रिएक्शन को याद रखा और उसने सॉल्व किया। तो 13 का B इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें आपको Aln प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NaOH। अच्छा, HCl और NaOH का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है जो है -55.9 किलो पर मोल। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HCN और NaOH का -12.1 किलो जूल पर मोल हो तो हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN हमसे पूछा गया कितना होगा। आप चेक कर लो, देखो क्या बोल रहा है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl बाई NaOH। तो जब HCl और NaOH को जब आप मिलाओगे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस H2O। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दे दी गई है जो कितनी है, -55.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब फिर फर्दर ये HCN जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। और अगेन ये भी क्या बनाता है, ये बनाता है NaCl प्लस H2O। इसकी डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी, -12.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, या किलो जूल पर मोल, आप यूनिट लगा लेना। अब देखो, अब अगर मैं फर्स्ट इसको मान लो लेट्स से फर्स्ट, इसको मान लो लेट्स से सेकंड, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ तो आई राइट इट एज इसको ऐसे कर लो ना। अरे मैंने एक और इक्वेशन तो यहाँ लिखना भूल गया यार। अब ये फर्दर एक और रिएक्शन होता है, ये याद रख लो। अब देखो ये फर्दर इसके अंदर होता क्या है कि ये फर्दर जो NaCl है अब ये रिएक्ट करता है H2O के साथ, यानी NaCl प्लस आगे H2O के साथ रिएक्शन होता है फर्दर, और तुमको प्रोडक्ट मिलता है NaCN प्लस H2O। ठीक है, ठीक है। और इसके भी डेल्टा H की वैल्यू होती है, बस यहाँ निगेटिव होती थी, ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 55.91 ये भी मिलेगा तुमको किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखो तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जरा जोड़ दो, ये वाले और ये वाले इक्वेशन को जरा जोड़ दो। जब आप ये को जोड़ोगे ना तो यू विल गेट HCN प्लस NaCl। यहाँ से देखो क्या 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 कटेगा, पहले ये देख लो, ये NaCN आएगा फिर H2O, क्योंकि ये देखो H2O यहाँ है, H2O यहाँ है। तो जब आप जोड़ोगे इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, तो यू विल गेट द आंसर यहाँ से NaCl प्लस HCN, यू विल गेट NaCN प्लस HCl। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा H हो जाएगा तुम्हारा जब जोड़ोगे तो ये कितना है 55.91। अब जोड़ोगे तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस -12.1। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 43.8 किलो जूल पर मोल। 43.8 का ऑप्शन है, यस एब्सोल्युटली। यहाँ दो ऑप्शन है लेकिन देखो ये प्लस में आया है, इसलिए यू विल गेट एन आंसर बी प्लस 43.8। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 14 का बी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीन रिएक्शंस कैसे होते हैं और इनसे एक फाइनल रिएक्शन HCN का हमसे पूछा था, इसलिए मैंने तीनों लिखा, तीनों को जोड़ा, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन SO3। अच्छा, SO3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है जो है 0.15। अच्छा, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, अच्छा दो रिएक्शन दिए हुए हैं, तो पहले रिएक्शन के लिए पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो लिख लो यार। पहला रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है, SO2 प्लस हाफ O2। अब इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि यार पेपर दे आए हो, ये तो तुमको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। तो लेट्स से ये पहला रिएक्शन था, इसलिए इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं Kc1 लिखता हूँ। ये कितना हो जाता है, ये होगा तुम्हारा SO2, ये सबको पता है O2d⁻1/2 है ना, कोफिशिएंट पावर में चले जाते हैं, अपॉन SO3। इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 0.15, देखो दी हुई है सवाल में, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए। हमसे दूसरे रिएक्शन के लिए पूछा है, किसके लिए, ये 2SO2 के लिए। तो मैं लिखता हूं फॉर 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, ठीक है। तो यहां से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, SO3 होल ट्वाइस अपॉन SO2। यहां चेक करोगे ये वाले रिएक्शन के लिए, चेक करोगे तो SO2 और साथ में क्या हो जाएगा तुम्हारा O2 हो जाएगा।
इसी की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। उसको मैंने KC1 बोला, इसको KC बोला। अब देखो जरा सा इसको रिवर्स कर दो ना, एक बार इसको रिवर्स करो तो 1/KC1 इक्वल, देखो ऐसा सवाल MUBSE में भी आया था। यस, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो यू विल गेट SO, ऊपर हो जाएगा SO3 तुम्हारा और ऊपर वाले टर्म नीचे चले आएंगे। अरे उल्टा कर दो यार, रिवर्स का मतलब सिर्फ उल्टा कर दो, बहुत सिंपल है। तो O⁴ 1/2। अब जरा इसका स्क्वायर कर दो एक बार, जब इधर स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1/KC1, ये यू विल गेट 1/KC1 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा SO3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे SO2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये O2 के पावर 1/2 है तो O2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। और फिर ये, अब ये चेक करो, ये KC के बराबर है, यानी 1/KC1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू KC। ये देखो मिलाओ इससे, इसको और इसको कंपेयर करो, ये KC के बराबर है, तो KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/KC1 की वैल्यू कितनी है, KC1 की वैल्यू 0.15 है, यानी 1/0.15, और भाई साहब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो KC की वैल्यू आ जाएगी और यू विल गेट 44.44। सो यस, एब्सोल्युटली 40.44, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो यहाँ KC से वैल्यू आपको मिल गई 44.44। यस, एब्सोल्युटली 15 का बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द वंडर वॉल कांस्टेंट ए फॉर नॉन आइडियल गैस, द वंडर वॉल कांस्टेंट ए फॉर नॉन आइडियल गैस, यस एब्सोल्युटली थ्योरी वाला पार्ट है, वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस के, तो 16 का ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, उसमें क्या थ्योरेटिकल चीजें बताऊं मैं, थ्योरी वाली चीज है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री, आप देखो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल उठ के आ गया केमिकल बॉन्डिंग का, जिसने देखा है ये नंबर उसने पा लिया। मैंने उसमें करा के रखा था कि sp3 तीनों के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि सर इसमें जो एक S होता है ना वो भी लीनियरली कंबाइन होता है, 3 P होते हैं वो भी लीनियरली कंबाइन होता है, तो D भी तो सर लीनियर ही कॉम्बिनेशन करेगा ना। और चेक कर लो, dx² y² लीनियर नहीं होता है, dz² लीनियर होता है, यस dxy लीनियर नहीं होता है, dxz भी लीनियर नहीं होता है, लीनियर कौन होता है, सिर्फ dz²। तो यस, तीनों में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो 17 का बी। अरे यार सीधा सीधा सवाल आ गया PYQ से उठा के, जो मैंने कराया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अगर आया तो यस आंसर दो कि यस हमने किया, कमेंट डाउन प्लीज प्लीज प्लीज, कमेंट डाउन कि यस सर हमने किया था। आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल देखो आ गया, फेशियल मेरिडियन कौन सा शो करता है, देख के मार दोगे यार, 18 का बी, क्योंकि CONH3 होता है, इसी फेशियल मेरिडियन शो करता है आइसोमेरिज्म। यस, अरे यार ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, अरे आओ ड्रॉ ही कर देते हैं, ड्रॉ तो किए थे। अगर मैं फेशियल आइसोमर देखो, और ये भी चीज, और एक और बात, ये मैंने हॉट टॉपिक के अंदर बोला था ना, मैंने हॉट टॉपिक के अंदर बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आइसोमर मर जरूर पढ़ना, और देखो आइसोमर से सवाल आए। सारे मेरे बनाए हुए हॉट टॉपिक के वीडियोस बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया हो तो। इसका फेशियल आइसोमर कैसे बनता है सबको पता है, फेशियल कैसे बनता है, CO, ये देखो ऊपर NH3 ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, NH3 ग्रुप कितने हैं, यहाँ NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, NH3 3 NH3 ग्रुप होते हैं, ठीक है, यहाँ NO2 होता है, इधर NO2 होता है और इधर NO2 होता है, ये फेशियल था। मेरिडियन क्या हो जाएगा, बस उल्टा कर दो पोजीशंस को बदल डालोगे तो मेरिडियन हो जाएगा। तो फैक्मर आइसोमेरिज्म आपको यहाँ से मिलता है, तो यस बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 18 का बी, ये कॉम्प्लेक्स हमेशा फेशियल मेरिडियन दोनों शो करता है, ये भी PYQ के अंदर में करा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, Which pair of molecule will have a dipole moment for both members? अरे यार किन दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसमें याद रख लो हमेशा NO2 और O3। 19 का A इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों होता है इसके अंदर, मैं रीजन थोड़ा सा समझा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट अब तो पेपर हो गया तो कोई बात नहीं, रीजन समझ लो। NO2 और O3 के अंदर डाइपोल मोमेंट इसलिए होता है कि ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ये डाइपोल्स इंडिविजुअल बॉन्ड्स डाइपोल जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं NO2 और O3 में। तो यस NO2 NO3 इसी का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये शो करते हैं, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, ये भी याद रख लो, ये हमेशा परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। तो यस एब्सोल्युटली 19 का A इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द डायग्राम विच हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ ओर। अरे मेटलर्जी वाला पार्ट, अरे इलिंगम डायग्राम, अगर किसी को कोई बच्चा मेटलर्जी पढ़ा भी होगा ना तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा यार, एटलीस्ट नाम देख के टिक मार देते। 20 का बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये मेटलर्जी का सवाल है, ठीक है, मेटलर्जी वाला पार्ट का सवाल है, इलिंगम डायग्राम होता है, तो 20 का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को थर्मल रिडक्शन की और के थर्मल रिडक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following substance has delta G0 equals to 0? याद रख लो हमेशा Br2 लिक्विड स्टेट में इसकी जो डेल्टा G0 होती है वो 0 होती है,
सो यस इट इज ऑल्सो ए थ्योरेटिकल सवाल। 21 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Br2 लिक्विड वाले फॉर्म में क्या होता है, उसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 होती है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फॉस्फीन, एसिटिलीन, अमोनिया ये किससे बनते हैं? कैन बी फाउंड बाय ट्रीटिंग वाटर विथ, याद रख लो हमेशा, वो होते हैं Ca3P2, CaCa2, कहाँ है Ca3P2, CaCa2 और Mg3N2। Ca3P2, CaC2 और Mg3N2, ये तीनों कंपाउंड से हमको फॉस्फीन, एसिटिलीन और अमोनिया, जब इन तीनों कंपाउंड को बारी बारी से वाटर के साथ इंडिविजुअली ट्रीट कराएंगे तो हमको फॉस्फीन, एसिटिलीन और अमोनिया मिलेगा। Ca3P2 कहाँ है, CaC2 कहाँ है और Mg3N2 कहाँ है? यस 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 22 का C। चलो भाई हल्ला बोल दो, 22 का C इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इट इज ऑल्सो एन थ्योरेटिकल सवाल, रिएक्शन वाला पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे यार एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, तो सीधे टिक करो यार, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। मतलब देखो यार, एक्चुअली आपको सीखने के लिए थोड़े सॉल्व कर रहा हूँ, अब तो तुमको मिलाना है। यस सर आंसर 22 का C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Ca3P2, CaC2 और Mg3N2 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसे Br5 NH4 प्लस NSF। अरे सीधा सवाल, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल, अरे मैंने करा रखा है PYQ के अंदर, ये भी देखो जो किया होगा। ओहो हो PYQ से सवाल आ गया, मैंने तुमको हाइब्रिडेशन निकालना तक सिखा दिया था यार, अब क्या चाहते हो, कितना किया जाए तुम सबों के लिए। PYQ के अंदर सीधा सवाल ही आया था। देखो Br5 NH4 प्लस NSF4 ये तीनों की ज्योमेट्री हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे वो वीडियो को जाके एक बार फिर से देख लो और निकाल के भी चेक कर सकते हो। याद रख लो Br5 हमेशा स्क्वायर पिरामिडल होता है, कितनी दफा तो करा चुका हूं यार, अब इसमें क्या मैं तुमको सॉल्व कराऊं। और NH4 प्लस क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब आगे दो पता चल गया, मतलब तुमको देखने की जरूरत नहीं है, पहले स्क्वायर पिरामिडल फिर टेट्राहेड्रल फिर सीसॉ। 23 का ए, जिस बच्चे ने 23 का ए मारा है वो भाई बल्ले बल्ले करे, क्योंकि उसका ये सवाल सही हो गया। बहुत बार पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन मैंने यार, PYQ जाके तो देखो एक बार, बहुत बेनिफिशियल रहा है तुम सबके लिए PYQ। चलिए अगला सवाल, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यार अब देखो ये सवाल ना, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, क्योंकि पायरोफॉस्फोरिक जो होता है उसके अंदर P और H बॉन्ड तो नहीं होता यार, उसमें P और OH बॉन्ड होता है, तो इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं तुमको हाइपोफॉस्फोरिक सवाल का बता देता हूँ, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक, अगर मैं हाइपोफॉस्फोरिक का तुमको स्ट्रक्चर दिखा दूं ना, तो उसको ना तुम खुद ही काउंट कर लोगे। हाइपोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ OH, और वेज डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डैश लाइन होती है और एक वेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ एक H होता है, यहाँ एक H होता है। तो हाइपोफॉस्फोरिक में तो 2pH होता है। अब 2pH ऑप्शन चेक कर लो, एक तो A में है और एक तो D में है। अब फॉस्फोरस में जो पायरोफॉस्फोरस है, ये एक्चुअली इसके अंदर POH बॉन्ड होता है, पीएच बॉन्ड नहीं होता है। तो आई डोंट नो कि ये सवाल कैसे फ्रेम किया गया, इसलिए थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, तो इस सवाल को आप अभी रहने दो, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा डाउट में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग पाई बॉन्ड इन स्ट्रक्चर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ओ हो, कितनी दफा मैंने बोला, क्या बोला सर, कितनी दफा मैंने बोला कि स्ट्रक्चर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, PYQ के अंदर प्रैक्टिस कराते तक बोला कि स्ट्रक्चर सवाल आएंगे। और देखो कंपाउंड के स्ट्रक्चर अगर पता होंगे तो कर ले जाओगे। आओ तुम्हारे सामने कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। H2S2O6 का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 2 सल्फर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से होते हैं, बाकी दोनों ऑक्सीजन क्या लगे होते हैं, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अब इतना तो स्ट्रक्चर पढ़ के गई होगी यार, अगर मेरे कहने पे इतना स्ट्रक्चर भी पढ़ के नहीं गया ना, इस इट मीन्स कि तुम मेरे को आइडियल नहीं मानते हो, कि ये सर आपका बनाया गया इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, और तुम्हारे आंख के सामने तुम ये देख सकते हो कि ये बनाया गया इन्फॉर्मेशन मेरा आइडियल है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है OH, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है इसमें, मतलब ये स्ट्रक्चर किसका, H2S2O6 का है। इसमें चेक कर लो 1 2 3 4 5 है, मतलब ये H2S2O5 का स्ट्रक्चर है। और H2SO3 का स्ट्रक्चर, अरे यार H2SO3 का स्ट्रक्चर यहाँ एक लोन पेयर होता था, याद करो स्ट्रक्चर, O यहाँ डब्ल्यू बॉन्डेड O, यहाँ OH और यहाँ OH। अब पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना शुरू करो। देखो H2S2O5 में पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, H2SO5 में पाई बॉन्ड तुमको 3 मिलेंगे। कैसे, देखो ये एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। सर जी 3 है, H2S2O5 में 3 है, H2H2O6 में देखो यहाँ एक सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अरे सर जी 4 पाई है, 4 पाई 4 पाई 4 पाई, यस। H2H2O6 में कितने हैं, 4 पाई बॉन्ड है, H2H2O5 में कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, और H2 इसमें कितने हैं, देखो
सिग्मा और पाई, अरे सर इसमें तो एक ही है, तो 4 3 और आएगा 1, मतलब H2SO6, फिर H2SO5 और फिर तुम्हारा क्या आएगा H2SO3। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा देखो H2H2O6 सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड, ओहो हो, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट। 25 का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या बात है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन एक्वारेजिया प्लैटिनम डिसॉल्व एंड फॉर्म, अरे रे मेटलर्जी का सवाल, फिर से एक्वारेजिया का सवाल आया। और एक्वारेजिया में आपको इसे पता होगी कि सर जो प्लैटिनम होता है ना, क्या बोल रहे हैं सर जी, सर जो प्लैटिनम होता है ना वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है भाई, याद है H2PtCl6 बनाता था, याद करो अगर पढ़े हो तो H2PtCl6। अब यहाँ से चेक कर लो, तो यहाँ से अगर मैं PtCl6 को निकालूं तो इसको 2 माइनस आ जाएगा, मतलब PtCl6 2 माइनस डी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सिंपल सा सवाल, यानी 26 का डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस सर, आगे बढ़े। द कलर ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब बाय एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज, याद रख लो हमेशा ऑरेंज रेड लाइट होती है। थ्योरेटिकल सवाल है, एक्वा सॉल्यूशन देखो CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर में होता है, लेकिन ये ऑरेंज और रेड कलर ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। तो थ्योरेटिकल सवाल था, पता होना चाहिए, तो ये सवाल सही होता, इसलिए 27 का ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज पॉसिबल इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो याद रख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑर्डर देखिए अगर हेलोजनेशन में एक्वा सॉल्यूशन का, तो क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो इसमें क्लोरीन और फ्रोमीन 28 का ए ऑप्शन ही सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 28 का ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन नहीं हो सकता, ब्रोमीन फ्रोमीन का रिएक्शन नहीं हो सकता, Br2Cl2 का रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्लोरीन और फ्रोमीन का रिएक्शन होता है, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है हेलोजन के कंपाउंड की तरफ, और ये आपस में तो रिएक्ट कभी करते नहीं है। सो यस, ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो 29 का ए ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेलोजन के लिए जो पॉसिबल होता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरहेलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट एज येलो ग्रीन लिक्विड इन बेंट टी शेप। याद रख लो, येलो ग्रीन लिक्विड बेंट टी शेप में, ये भी एक थ्योरेटिकल सवाल था। देखो यार थ्योरी बड़ी पूछी गई है, न्यूमेरिकल थोड़े कम थे लेकिन थ्योरी काफी ज्यादा है। तो ये BrF3 जो मॉलिक्यूल होता है ना, यही तुम्हारा येलो ग्रीन में होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है अपने आयनाइज फॉर्म में, है ना। एक्चुअली दो फॉर्म इसका होते हैं, BrF2 प्लस BrF4 माइनस, ये आपको नहीं पढ़ना, बस मैं थ्योरी के लिए थोड़ा डेटा के लिए आपको समझा रहा हूँ। बस इतना समझ लो, येलो ग्रीन अगर होता है, अगर कोई इंटरहेलोजन कंपाउंड है, इंटरहेलोजन कंपाउंड येलो ग्रीन में है और बेंट टी शेप का है, तो वो है BrF3, मतलब 29 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट कंपाउंड। देखो याद रख लो डेटा, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये तीनों क्लेथरेट कंपाउंड बनाते हैं, कहीं भी आ जाए, जिनॉन बनाता है, आर्गन बनाता है, क्रिप्टॉन बनाता है। हमसे पूछा है डू नॉट फॉर्म, तो याद रख लो हीलियम, अगर यहाँ हीलियम होता तो भी सही होता, और नियॉन, ये दो नोबल गैसेस ऐसे हैं जो क्लेथरेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो इसमें तो हीलियम है नहीं, इसमें तो नियॉन है। तो 13 का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 30 का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिनॉन बनाएगा, आर्गन बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, ये क्लेथरेट कंपाउंड बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर इज, अब देखो ये कोई पूछने वाला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। क्रोमाइट ओर का फार्मूला क्या होता है, Cr2, अरे यार सबने पढ़ा है ना, Cr2 FeO4, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इसको सीधा करके लिख लो ना, FeO4 Cr2, कहीं लिखा है, या फिर लिख लो FeCr2O4, लो ना यार, FeCr2O4, 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 FeCr2O4। 31 का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 31 का बी इज योर एब्सोल्यूट। अब बताओ यार, ये कोई सवाल है, बस सिंपल सवाल पूछा गया, फार्मूला पूछा गया है तुमसे, अब ये नहीं करके आया तो फिर क्या करके आओगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। The species in which the nitrogen atom is state of sp hybridization is, अरे रे रे रे, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल। देखो अब ये बच्चा अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं याद होगा ना, वैसे तो ये सवाल स्ट्रक्चर जिसको याद होगा वो कर चुका होगा सीधे, पर जिस बच्चे को स्ट्रक्चर नहीं याद है ना, तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया है। वो बारी बारी सभी कंपाउंड का तुम चेक भी कर लिए होते ना एक बार, तो तुमको पता चलता है कि किसका sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और ये मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। अरे यार इसका स्ट्रक्चर देख लो, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, दो साइड होता है। अब ये देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर मतलब लीनियर ज्योमेट्री मतलब sp, लीनियर ज्योमेट्री मतलब sp। तो यस, NO2 पॉजिटिव यानी 32 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जी हाँ,
आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोइंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और एक बार और खुश हो जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फिर से सवाल आ गया ही है। जिसने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखा है वो तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई यार, सीधे 3 से 4 सवाल। भाई साहब मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे बस डेटा बदल के 3 से 4 सवाल पूछ दिया गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और यार अगर आप इस पूरे सेशन में मेरे को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा कमेंट डाउन में कुछ तो ऐसी बातें लिखो जिससे जिससे सुन के मोटिवेशन मिले, और हमेशा ऐसे ही आपके लिए हम एक्टिव रहें। यार बहुत खुशी मिलती है जब तुम सब कमेंट करते हो कि यस सर आपके पढ़ाई हुई चीज़ों से आज सवाल आए, चीज़ें समझ आई। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने बेनिफिशियल पाया है उस पूरे पीवाईक्यू से, देखो यार मैं एक तो लेट आया और मैंने बहुत मेहनत की तुम सभी के लिए, तो वन शॉट अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स के अंदर वन शॉट मैंने एसी वेसी के सवाल मैंने देखे, और एसी के मेरा कराया हुआ सीधा सवाल आ गया था नोडल एनालिसिस वाला। तो अगर किसी ने एसी को भी देखा है ना, जिसमें मैंने करा रखा था सोल्यूशन ईएमआई वाला, सॉरी ईएमआई से सवाल आए थे मेरे, तो ईएमआई का वन शॉट किसी ने देखा है तो वो सवाल वो कर लिया होगा, जिसमें करंट डिक्रीज हो रहा था 10.3 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। मैंने फिजिक्स का पेपर भी देखा है। तो यार मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ना कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो अच्छा कमेंट करो कि यस सर आपके पढ़ाए हुए पीवाईक्यू सेशन और बहुत बेनिफिशियल रहे, मैंने इतना सॉल्व किया, मैंने उतना सॉल्व किया। बहुत खुशी होगी देख के, तुम सब आगे बढ़ोगे और मैं यही चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सब बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। इसके अंदर अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके अंदर देखो हमसे पूछा गया कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, तो याद रख लो XeOF4 और ClF5 इन दोनों की ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो यस 33 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 33 का ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस बहुत सिंपल सवाल था यार। अगर तुम नहीं भी पता कर पाते ना यार, तो तुम डायरेक्टली कंपाउंड्स, मैंने तुमको ऐसा फार्मूला बता दिया था, तरीका बता दिया था, जिसे तुम जेड की वजह से कंपेयर करके, यार वो वीडियो अगर तुम देखे होते ना पीवाईक्यू वाले, देखो जिन्होंने मिस किया वो पीवाईक्यू जरूर देख के गए होते ना, तो ये सारे सवाल तुम आज सॉल्व कर चुके होते। और जिन्होंने कर लिया, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी वेरी गुड। आप कमेंट डाउन जरूर करिए कि यस सर मैंने कर लिया, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर। याद रख लो हमेशा कैल्शियम कार्बाइड जब भी रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन बनाता है, C2H2। और C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ये भी देखो एक थ्योरेटिकल सवाल था। तो यस 37 का डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें जब भी कैल्शियम कार्बाइड CaC रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो C2H2 बनाता है, और C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। C डबल बॉन्ड CH2H2, यही तो एसिटिलीन है। यस सर। सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और मैंने तुमको फिजिकल और इनऑर्गेनिक का वीडियो सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ाया है इसलिए मैंने ऑर्गेनिक का सोल्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आई थॉट फिजिकल और इनऑर्गेनिक से बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए, ठीक है, और आपने उन चीज़ों को फॉलो जरूर किया होगा। एंड यस मैं आपको अगेन लास्ट में पेपर का डिस्कशन कर देता हूँ। केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, नॉट यूजुअल, देखो मैं डायरेक्टली ईजी भी नहीं कहूँगा, ठीक है, नॉट यूजुअल डायरेक्टली ईजी था, बट केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। देखो ना ज़्यादा टफ सवाल पूछे गए, ऐसा नहीं कि खूब हार्ड सवाल पूछे गए जो आपने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है। तो मॉडरेटली पेपर रहा है आपके केमिस्ट्री का, ठीक है। स्कोर अच्छा किया जा सकता है बिल्कुल, और हमेशा से कहा गया है कि केमिस्ट्री की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री नंबर बचाती है। तो यस इस बार भी अगर जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर किए होंगे, मेरे पीवाईक्यू को लगातार फॉलो किए होंगे, प्लस मेरे सेशन को लगातार फॉलो किए होंगे, मेरे वन शॉट को देखे होंगे, तो यस वो अभी प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने मार्क्स जरूर लिखिए और ये बात जरूर कहिए, बताइए कि ताकि और बच्चे भी देखें तो उनको अप्रिशिएशन मिले कि यस सर पे ट्रस्ट किया जा सकता है, सर पढ़ा सकते हैं। यस आपका अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर पीवाईक्यू सेशन आपको पसंद आया था तो प्लीज़ एक बार कमेंट डाउन कीजिए। राउंड ऑफ अप्लॉज उन सभी के लिए जिन्होंने इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप आगे बढ़े जिंदगी में, और यस आपको अपने ड्रीम कॉलेज MU के अंदर एडमिशन भी मिल जाए। रिजल्ट आएगा तो हम रिजल्ट आप सभी के साथ जरूर सेलिब्रेट करेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड यस केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट रहा है, ठीक है। अपने अपने नंबर्स को कमेंट डाउन कीजिए और प्लीज़ ये जरूर बताइए कि यस सर वो सेशन था आपका पढ़ाया हुआ, आपका कराया हुआ, वो बहुत बेनिफिशियल रहा है। विथ ऑल टुडे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आपसे मुलाकात जरूर होगी। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।